बेसिकली इस बार जो समाजवादी पार्टी का स्ट्रक्चर है, नई सोच नई हवा, वो शायद से उस पॉइंटल में मैं कहीं ना कहीं फिक्स हो रही थी। एक ब्राह्मण चेहरे की ज़रूरत थी, उसका इस्तेमाल किया गया और इस्तेमाल करके उसको फेंक दिया गया। मेरे पिताजी बाहुबली हैं, ठीक है, मैं मान सकती हूँ, लेकिन वो सिर्फ बाहुबली उन्हीं लोगों के लिए है जिन लोगों ने गरीबों का उत्पीड़न किया है। दिक्कत ये होती है कि विधायक वादे बहुत बड़े बड़े कर देते हैं और निधि हमें बहुत बेसिक मिलती है कि हम जो आलू को बेचने के लिए MSP फिक्स करेंगे, उसके कार्यालय बन जाया करेंगे, और जो कहीं ना कहीं मुख्य है, पर आज तक मुझे वो कार्यालय नहीं दिखे। एजेंडा होता है, पॉलिटिकल एजेंडा, उस पर मेरा मानना है कि वो शायद से सक्सेसफुल नहीं होगा। मैं शुभम मिश्रा और आप हमारे साथ देख रहे हैं लाइव इंडिया न्यूज़। यूपी में चुनाव की डुगडुगी बज चुकी है। पहले चरण के अंतर्गत 10 फरवरी को मतदान होगा। इसी कड़ी में हम और हमारी टीम पहुंच चुके हैं फतेहाबाद विधानसभा क्षेत्र में, और यहां पर हमारी मुलाकात हुई है सपा के उम्मीदवार यानी समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार रूपाली जी से, जिनका पूरा नाम है रूपाली अशोक दीक्षित। तो हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यह इंग्लैंड से MBA की हुई हैं और राजनीति में आई हैं सबसे यंगेस्ट कैंडिडेट के रूप में, और सबसे पढ़ी लिखी, प्रदेश में सबसे पढ़ी लिखी उम्मीदवार के रूप में ये राजनीति में आई हैं। तो किस उद्देश्य से राजनीति में आई हैं और किस तरह से इस बार जो है कोरोना काल में चुनाव प्रचार करिए, सभी चीज़ों पर हम इनसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैडम आपका स्वागत। जी नमस्ते, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको टिकट मिला, उससे पहले सपा ने किसी और प्रत्याशी को यहाँ से अपना उम्मीदवार बनाया था। अचानक 3 मिनट के बाद जो है आपका नाम की घोषणा हुई, ऐसा क्या हुआ था? बेसिकली इस बार जो समाजवादी पार्टी का स्ट्रक्चर है, नई सोच नई हवा, वो शायद से उस पॉइंटल में मैं कहीं ना कहीं फिक्स हो रही थी। यूथ एंड एजुकेशन, एंड सबसे बड़ी बात उसमें ये था कि एक महिला, ये जो कॉम्बिनेशन है बहुत सारे लोग ढूंढते हैं, हर पार्टी ढूंढती है, हर पॉलिटिकल पार्टी ढूंढती है, पर वो उस कॉम्बिनेशन में फिट जो होता है वो फिट अगर जो नहीं हो पाता है बहुत लोगों का, और शायद से मेरी जो ये फिटिंग है तीनों स्ट्रक्चर को लेके, 3 पॉइंट्स को लेके वो फिट हुई, एंड कहीं ना कहीं मेरे को वो, मैं उनको मतलब उनको समझा पाई इस बात को लेके, एंड 3 मिनट शायद से काफ़ी थे उनको समझाने के लिए। आप भी चुनावी मैदान में हैं, भाजपा के भी प्रत्याशी हैं। आपको क्या लगता है कि पिछले 5 साल में काम हुआ आपके विधानसभा क्षेत्र में? देखिए, मैं स्पेसिफिकली हर पार्टी अगर आप देखें, सिर्फ भाजपा ही नहीं, चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेस हो, बसपा हो, सपा हो, जब आप लोकल लेवल की राजनीति करते हैं तो एक लोकल का व्यक्ति डिसाइड करता है कि वो उस विधानसभा का रक्षक बनेगा। लेकिन अगर वो किसी भी पार्टी से हो, लेकिन उसकी नीयत अगर शुरू से ही खराब हो, तो पार्टी कोई सी भी हो, वो कहीं ना कहीं वो मैनेजमेंट हमेशा से ख़राब है। और यही रीज़न है कि आज इतने सालों बाद भी हम अंधकार में ही चल रहा है हमारा विधानसभा का, देखा जाए तो। ठीक है, उनके द्वारा बीजेपी से 2017 में विधायक बने थे, लेकिन अगर चेंज की ज़रूरत लोगों को नहीं होती तो वो नई उम्मीद भी नहीं करते, उनकी नई दिशा भी नहीं होती, और उनको इतना भरोसा उनका तोड़ा गया है। इसी वजह से शायद से आज ये चेंजिंग की हमें ज़रूरत, आवश्यकता पड़ी है। जहाँ तक हमको पता है, आप इंग्लैंड से MBA किए, उसके बाद बहुत सारे कॉर्पोरेट ऑफिस में, बड़े बड़े ऑफिस में बड़ी बड़ी पैकेज पर नौकरी की, लेकिन राजनीति में आए और आपने राजनीति की शुरुआत भाजपा से ही की, फिर अचानक पार्टी चेंज। जी, मैंने विश्वास जताया था पार्टी पे, लेकिन कहीं ना कहीं जब इलेक्शन हुआ तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि उस वक्त पार्टी को सिर्फ एक ब्राह्मण चेहरे की ज़रूरत थी, उसका इस्तेमाल किया गया और इस्तेमाल करके उसको फेंक दिया गया। क्योंकि अब हम ऐसा तो नहीं थे कि हार मान सकते थे, तो हमने अपना एक खुद का संगठन स्टार्ट किया जिसका नाम था कर्मा संगठन, और फतेहाबाद में हमने लोगों को उससे कनेक्ट किया और ज़मीनी तौर पे काम करना शुरू किया। शायद से यही रीज़न था, जब टिकट बदलनी थी सपा से तो मेरे लिए बहुत आसान था लोगों को, या खुद माने अखिलेश जी को ये समझाना कि मेरे लिए टिकट कितनी आवश्यकता हो, कहीं ना कहीं मैं ये सीट उनके लिए निकाल के दूँगी। 2017 में आप बीजेपी में आई थी, 2017 से पहले। उसके बाद जो है आप 5 साल तक बीजेपी के लिए काम की। क्या हुआ 5 साल में? किस पार्टी अपेक्षा पे नहीं खरी उतरी, या आप पार्टी की अपेक्षा पे नहीं खरे उतर पाए? मैंने 2017 में बीजेपी ज्वाइन की थी, और 2019 के बाद मैं बिल्कुल इनएक्टिव हो गई थी। मैंने बीजेपी के किसी भी कार्यक्रम में और कहीं पे भी जाना बंद कर दिया था। दूसरी बात यह है कि अगर आप खुद पता भी करेंगे तो मैं ये जानती हूँ कि मेरे समाज और जितने भी सर्व समाज के लोग हैं, मैंने झोली फैला के उनसे वोट की अपील करी थी बीजेपी के लिए, और विश्वास सिर्फ मेरा नहीं टूटा, उन सब का टूटा, जिसकी वजह से मुझे इतनी निराशा हासिल हुई। और फिर क्योंकि कहीं ना कहीं समाज इतनी बड़ी जिम्मेदारी देता है, आप समझते हैं क्रेडिबिलिटी एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है अगर आप राजनीतिक करियर में या कहीं पे भी समाज पे रहना चाहते हैं। तो आप ये समझ लीजिए, ये दर्द सिर्फ मेरा नहीं है, मेरे पूरे समाज जिसने मेरे पर विश्वास किया था, मेरे पर विश्वास देके बीजेपी को वोट दिया,
उन सब के साथ भी धोखा हुआ। तो आप ये समझ लीजिए कि ये धोखा जो था वो बहुत सफिशिएंट था बीजेपी से अपना झाड़ना, अपने आप को दूरी रखना, क्योंकि वो कार्यकर्ता उनके पास बहुत हैं। एक समझ लीजिए भंडार है, किस किस को वो पूर्ति करेंगे, किस किस के किन किन लोगों की पूर्ति करेंगे। तो मैंने अपने आप को दूरी बनाई और खुद का काम किया और लोगों को फिर से कनेक्ट करना शुरू किया और फिर लोगों ने बोला आप फिर से तैयारी करिए और फिर से शुरुआत करिए। भाजपा के कई नेता आप पर आरोप लगाते हैं कि आप के पिताजी बाहुबली हैं, जेल में बंद हैं, तो वो फिर भी आप चुनावी मैदान में हैं, तो इसको आप कैसे हैंडल करेंगे? मेरे पिताजी बाहुबली हैं, ठीक है, मैं मान सकती हूँ, लेकिन वो सिर्फ बाहुबली उन्हीं लोगों के लिए है जिन लोगों ने गरीबों का उत्पीड़न किया है। वो बाहुबली सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए। लेकिन अगर वैसे देखा जाए, जो लोग उन्हें बाहुबली बोलते हैं वो अपने आप को एक कॉम्पिटिटर तरीके से, उनकी नेगेटिव छवि की वजह से करते हैं। और जहाँ तक वो बाहुबली हैं, तो फिर आप ये बताइए कि मुझे समाज का प्यार फिर तब भी कैसे मिल रहा है? ये प्यार ही है उनका, समाज का, जो मुझे अभी भी स्वीकार कर रहा है। पिताजी का नाम भी और मेरी जो खुद की काबिलियत है वो कॉम्बिनेशन बना के मुझे स्वीकृत किया जा रहा है। तो लोगों की अपनी अपनी टिप्पणी है। भाई ये राजनीतिक, आप एक राजनीति में होते हैं तो आप कैसा हो सकता है आपको दुश्मनी ना मिले? तो वो तो हर तरीके से वो टिप्पणी मुझे लगभग रोज़ सुनने को मिलती है, पर अब मैं भी इन सब चीज़ों से बहुत आगे बढ़ चुकी हूँ। अगर यहाँ की जनता आपको इस बार विधायक बनाती है तो कौन कौन सा काम रहेगा जो आपकी प्राथमिकता पे रहेगी? देखिए, दिक्कत ये होती है कि विधायक वादे बहुत बड़े बड़े कर देते हैं और निधि हमें बहुत बेसिक मिलती है। तो मेरा ये जो 3 जो सबसे बेसिक है फतेहाबाद की प्रायोरिटी है, वो यहाँ के जो एक तो जंगली जानवर हैं, मुझे पहले उनकी सबसे पहले क्लियरेंस करवानी है यहाँ से। आप समझ लीजिए कम से कम आज के टाइम पे 5 से 6 हज़ार जंगली पशु हैं जो घूम रहे हैं और कहीं ना कहीं सारे गाँव में जितने भी जो खेत हैं उनको पूरा उनका अनाज किसान का ख़राब किया है। किसान पूरे साल मेहनत करता है और उस अनाज के लिए वेट करता है और जिस टाइम पे वो समय होता है, कहीं ना कहीं ये जो गाय हैं और जो जंगली जानवर है उसको पूरा तबाह कर देते। तो फर्स्ट प्रायोरिटी तो मेरी ये है। दूसरी बात ये है कि जितनी भी महिलाएं हैं वो अभी भी एक्टिव तो हैं शिक्षा को लेके, लेकिन उनमें अभी वो प्रोत्साहन नहीं है। वो वजह ये है कहीं ना कहीं माता पिता जो है उनके बीच में एक डर है, क्योंकि हमारा एक गांव का मतलब ग्रामीण एरिया है और ग्रामीण से अच्छी शिक्षा के लिए आप कहीं ना कहीं शहर में जाते हैं। तो एक जो वो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है महिलाओं के लिए, उनका एक साथ आना और जाना, क्योंकि थोड़ा हमारे समाज में लड़कियों को लेके थोड़ी सी सिक्योरिटी ज़्यादा रहती है। तो मैं ये चाहती हूँ कि वो थोड़ा सा ऐसा सिस्टम हो जाए कि जितनी भी लड़कियाँ हैं उनके लिए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हो जाए जिससे वो आसानी से शिक्षा का वो कर सके, आना जाना कर सके। दूसरी बात है, जो ऑलरेडी स्कूल्स हैं तो कहीं बच्चे हैं लेकिन टीचर्स नहीं हैं, कहीं टीचर्स हैं बच्चे नहीं हैं। तो मैं ये चाहूँगी उनकी रीशफलिंग हो जाए ताकि जो सोर्सेज ऑलरेडी हमारे पास हैं उनको सही तरीके से अगर मैनेज कर लेंगे, ट्रांसपेरेंसी कर देंगे, तो वो शिक्षा का जो गृह हैं मतलब जो विद्यालय हैं वो अच्छे तरीके से ऑपरेट करने लगेंगे। ये तो 2 प्रायोरिटी है। एक तीसरा मेरा ये है कि जो एक्सीडेंटल केस है हमारे यहाँ बहुत होते हैं। जैसे ही एक्सीडेंट्स होते हैं, कोई एक तो पुलिस की वजह से या अपना एक पर्सनल जो डर है लोगों की वजह से, तो मैं ये चाहूँगी कि 24x एम्बुलेंस सिस्टम स्टार्ट हो जाए, जिसकी वजह से जितने भी रोड एक्सीडेंट्स हैं उनको क्विक उनको मतलब सफलता मिले ताकि वो इमरजेंसी में पहुंच सके। ये मेरी फर्स्ट 3 प्रायोरिटीज़ होंगी। जी। आपने अभी किसान की बात की, तो किसान पे आते हैं। किसान आंदोलन बहुत दिनों तक चला, उसके बाद मोदी जी ने बिल को वापस ले लिया। क्या इसका कोई असर चुनाव पर पड़ेगा? क्योंकि आपका जो इलाका है पूरे किसानी इलाका ही ज़्यादा है, तो इसका असर पड़ने वाला है क्या चुनाव पर? देखिए, असर तो है, सिर्फ आंदोलन की बात नहीं है, छोटी छोटी समस्या पे भी अगर आप देखेंगे। मैं आपको बेसिक बताती हूँ। अभी हमारे यहाँ जो खाद होती है, डीपीए होती है, आप नॉर्मली वो आपको 1100-1200 रुपए की मिलती थी। यहाँ तक मुझे अभी अंदाज़ा है वो 2200 रुपये से 2800 रुपये से 3000 तक गई है। अब आप मुझे बताइए, एक किसान अगर किसी पहले उस जगह को भेज पे लेता है, मतलब किराए पे लेता है, उसके बाद उसमें सामग्री लगाएगा, सामग्री जो उसे पहले से कम मिलती थी लेकिन इस बार उसे 3-4 हज़ार रुपये में ले, फिर वो ट्रैक्टर का भाड़ा लेता है, उसके बाद उसमें बुनाई करता है, जुताई करता है, सारी चीज़ें करता है, तो उसमें से फिर जंगली जानवर आते हैं, वो भी खा जाते हैं। तो आप मुझे बताइए वो खाएगा क्या, पिएगा क्या और देगा क्या? तो शुरुआत तो वो तो बड़ी एक लड़ाई है, पर लोकल लेवल पे ये लड़ाई है, तो आप सोचिए उसका कनेक्शन अपने आप ही जो किसान आंदोलन है उन सब चीज़ों से बन जाता है। दूसरी बात है, एक समय पे खुद योगी जी ने एक अनाउंसमेंट करी थी कि हम जो आलू को बेचने के लिए MSP फिक्स करेंगे और उसके कार्यालय बन जाया करेंगे, और जो कहीं ना कहीं बुक किए, पर आज तक मुझे वो कार्यालय ही नहीं दिखे जहाँ पर उनको फिक्स जो मिनिमम प्राइस फिक्स किया गया था उस पर आलू बेचा जाएगा, वो आज तक मुझे पता ही नहीं है वो खुले कब, उसमें आलू बिके या नहीं बिके। आप ये जो
छोटी छोटी चीज़ों को आप प्रायोरिटाइज नहीं कर पा रहे। और आपको ये पूरा अच्छे से पता है कि इस देश में अगर आप देखा जाए, आपकी जो खेती है उससे इस देश ने मजबूती पकड़ी हुई है। जो आपका अन्नदाता है, आप उसी को लेके एक फिक्सेशन नहीं कर पा रहे हैं और आप बात कर रहे हैं कि हम मेट्रो बनाएंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर करेंगे। जब तक आप बेसिक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेंगे, पानी, बिजली और ये जो खेती वाली इश्यूज़ हैं, तो आप ये बताइए आप किस लेवल की बात कर रहे हैं, किस इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं? आपने योगी जी की बात की, बार बार योगी जी ये कहते हैं कि सपा के सरकार में केवल गुंडागर्दी होती थी और हमारे सरकार में गुंडा का सफाया किया जाता है। आप इस पर कितने सहमत हैं? देखिए, मैं आपको एक बेसिक चीज़ कहूँगी, हर पार्टी की ना एक अलग अलग विचारधारणा है। सपा की बात करेंगे तो लोग कहते, एक समय पे कहते रहे हैं कि भाई गुंडागर्दी है और सारी चीज़ें हैं। बीजेपी की बात करें तो वो कहीं कंपटीशन में बाहर नहीं है, बिल्कुल बराबर चल रहे हैं, बल्कि मुझे लगता है उससे ऊपर आ गए हैं। क्योंकि अभी यहाँ पर सत्ता की हम बात कर रहे हैं, राजनीति की बात कर रहे हैं, तो अब ये तो चलता ही रहेगा कि विपक्ष पूरी कोशिश करेगा कि माहौल ख़राब करने की। पर आप मुझे एक बात बताइए, मुझ जैसी व्यक्ति को कहीं ना कहीं मेरे पिताजी का एक बाहुबली नाम लिया जाता है और मुझ जैसी व्यक्ति को ये चॉइस मिली, मुझे ये प्रायोरिटी दी गई, बीइंग मैं एजुकेटेड हूँ, एक महिला हूँ, कहीं ना कहीं मैं लोगों से जुड़ी हुई हूँ। तो क्या ये वो चेंज नहीं है? क्या ये भरोसा लोग नहीं जताएंगे? अगर हम जैसे कैंडिडेट्स को समाजवादी पार्टी उतार रही है, तो क्या ये उनका विश्वास नहीं है कि अगर हमारी कभी भी पुरानी ऐसी इमेज रही भी है, हम बहुत पुरानी बात कर रहे हैं क्योंकि उस टाइम पे तो बहुत राजनीति भी अलग तरीके की होती थी, लेकिन ये चेंज जो आप देख रहे हैं, ये चेंज ही ये है कि हम कैंडिडेट्स हैं उस तरीके से ज़मीनी जुड़े हुए हैं ताकि वो जो इमेज को बीजेपी बनाने की कोशिश कर रही है उसको वो हम अपने काम से क्लियर करने की कोशिश करें। तो विपक्ष का तो जो भी है वो अपनी तरफ से बातें करेगी, चाहे वो गुंडे की या उसकी। पर बात यह है, ये सब जो लगते हैं इल्ज़ाम, उससे पहले मेरा ये मानना है कि विपक्ष अपने ऊपर देखे कि वो खुद किस तरीके से सेटिस्फाइड कर रही है लोगों को। अभी अखिलेश जी ने वादा किया है कि 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे। जी उस पर योगी जी का एक बयान आया था जी कि बाप बना पावर हाउस और बेटा देगा बिजली। जी। इस पर आप क्या कहना चाहती हैं? देखिए, मैं बस इतना कह सकती हूँ कि कहीं शुरुआत में अगर आप देखें, बहुत सारी स्कीम्स बीजेपी ने भी दी थी और कितनी ज़मीनी तौर पे आई हैं, आप ये बात समझ रहे हैं। अब सपा अगर इस कैलकुलेशन को कर रही है, समाजवादी पार्टी इस कैलकुलेशन कर रही है, देखिए इससे पहले समाजवादी पार्टी यहाँ पे सरकार बना चुकी है, वो अच्छे से जानती है कि यूपी में किसको किसकी ज़रूरत है। अब बीजेपी आई, सारा खेल जो है, जो ये भागदौड़ हो रही है, अगर अब मैं एक स्टेटमेंट बताऊंगी, माननीय अखिलेश जी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि हम ऑलरेडी उन बजट को जानते हैं कि हमें किस बजट को कहाँ देना है। हम जो ये वादे कर रहे हैं ना, हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कितने बजट आते हैं और हमें कितना बजट देना पड़ेगा बिजली विभाग को लेके। और तब जब ये पूरा प्रोसेस हुआ है उसके बाद उन्होंने ये वादा किया है। अब ये बात समझ लीजिए, जब वो बिजली की बात कर रहे हैं, 300 यूनिट तक का जो उन्होंने फ्री वाली बोली है, कहीं ना कहीं ये स्ट्रक्चर वो समझ चुके हैं कि हम उसको प्रोसेस कर सकते हैं। और यही रीज़न है कि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये एक वादा उनका पूरा ज़रूर होगा। और जहाँ तक मैं फिर से बोलूँगी, विपक्ष पूरी कोशिश करेगी कि भाई हम कोई भी अपना मैनिफेस्टो भी निकालें या कोई वादा भी करें लोगों के सामने, तो उसको किसी न तरीके से हमारे सामने एक धुंध पैदा करने की कोशिश करेगी ताकि हम लोगों को भी बोलें तो उनको लगे कि वो झूठ है। पर ये तो अब हमारे ऊपर है और हमारी सरकार के ऊपर है कि हम किस तरीके से लोगों को हर तरीके से सेटिस्फाइड करें। अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल हो गई, जी। ऐसा क्या हुआ परिवार में कि उनको बीजेपी में जाना पड़ा? आप भी समाजवादी पार्टी से हैं, पार्टी छोड़ के वो बीजेपी में गई, जिसको बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है, क्यों ऐसा? जी, मैं बस ये बोल सकती हूँ ये उनका पर्सनल डिसीजन है, क्योंकि राजनीति में कौन क्या कर सकता है। अब आप यही देख लीजिए, एक समय पे देखा जाए तो कहीं ना कहीं दूरी समाजवादी पार्टी में भी थी, लेकिन आज वो परिवार एक साथ है। इसी तरीके से अब ये राजनीतिक दूरी है, उन्होंने बनाई है, इस पर टिप्पणी करना मुझे नहीं पता किस लेवल तक सही है, वो उनका पर्सनल डिसीजन है। लेकिन हमें ये पता है कि इससे पार्टी को कोई फ़र्क नहीं है। भाजपा ये आरोप लगा रही है कि अगर अखिलेश जी तो अपना घर नहीं संभाल सकते हैं तो वो प्रदेश क्या संभालेंगे? देखिए, अगर घर की बात देखा जाए तो बहुत सारे इश्यूज़ ऐसे हैं जो खुद बीजेपी के अंदर चल रहे हैं। आप देखते हैं कि पार्टीवाद तो हर पार्टी में चलता है, एक कॉलोनाइज सिस्टम चल रहा है, हर पार्टी में चलता है। अब बात यह है कि वो आप जब राजनीतिक तरीके से जब आप जाते हैं, जब आप चुनाव में जाते हैं, उसका असर कितना दिखता है। हमने ये असर कहीं नहीं दिखने दिया। आप ये देख लीजिए कितना इस चीज़ को लेके अब यहीं की बात कर रहे हैं, आगरा की बात कर रहे हैं, किसी को कोई फ़र्क नहीं है कि भाई अपर्णा यादव जी ने बीजेपी ज्वाइन किया। हम अभी यहाँ पर इसी चीज़ से संतुष्ट है कि हमें अपने लोकल की जो प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करना है, हम उसको सॉल्व करके देंगे और सीट निकाल के देंगे। आते हैं प्रियंका गांधी पे, वो भी महिला हैं, आप भी महिला, उन्होंने एक पोस्टर भी जारी किया, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। आपको क्या लगता है कि प्रियंका गांधी किस तरह की राजनीति करें, क्योंकि पोस्टर गर्ल ही उनकी पार्टी छोड़ दे रही हैं? जी,
देखिए, अब देखा जाए हर पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने एजेंडाज पढ़ रही हैं, क्योंकि प्रियंका गांधी काफ़ी समय से यूपी में कोशिश कर रही हैं अपना मनोबल पूरा बनाने की, अपनी पार्टी को स्ट्रॉन्ग करने की। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि महिलाओं का जो ये एंड टाइम पे जो डिसीजन हुआ है टिकट देने का, इस डिसीजन को अगर वो 3 साल पहले ले लेती तो शायद से फ़र्क पड़ता। अब वो महिला फोकस करने की वजह से उन महिलाओं, वो महिलाएं जिनको वो टिकट्स दे रही हैं, वो कितनी प्रिपेयर्ड थी, कितना राजनीतिक उनका बैकग्राउंड था, इन सब चीज़ों का कहीं ना कहीं वो ग्राउंड लेवल पे डिफ्रेंशिएट आएगा। जब आप एक महिला की बात करते हैं तो आप ये बात समझने की कोशिश करिए, हर राजनीति में महिलाओं को पहले से ट्रेंड होना पड़ता है, उसको समझना पड़ता है कि उसकी राजनीतिक जो भवक है वो कितनी है, उसको झेलने की क्षमता, उसके पीछे का जो बैकअप है, क्योंकि महिला होना और फिर राजनीति करना इतना आसान काम नहीं है। तो मुझे लगता है कि उन्होंने ये प्रॉमिसिंग तो करी, लेकिन कहीं ना कहीं वो नीचे की जो निचली जो बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर है उसको समझ नहीं पाई कि कितनी महिलाएं जो उस सेक्शन में, उस दायरे में फिक्स्ड होती है। अगर यही कॉम्बिनेशन वो 3 साल पहले कर लेती कि भाई हम जब भी यूपी में अपना सरकार बना रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं सरकार बनाने की, तो हम 40% महिलाओं को टिकट देंगे, तो उसका असर आज उनको थोड़ा बेनिफिट मिलता। पर मुझे अब लगता है कि ये सिर्फ एक एजेंडा होता है, पॉलिटिकल एजेंडा, उस पे मेरा मानना है कि वो शायद से सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। चलिए, आप हमारे चैनल के माध्यम से जनता से कोई अपील करना चाहती हैं तो कर सकती हैं। मेरा बस इतना ही आप सबसे कहना है कि हम बदलाव के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारा जो देश है 60% युवा पीढ़ी है पूरे भारत में, और मैं उन सभी युवाओं को अपील करना चाहती हूँ कि अपने घर के अलावा अपने देश की तरफ भी थोड़ा ध्यान दीजिए। हमारे पास सब कुछ है, रिसोर्सेज है, हमारा कल्चर है, हमारी संस्कृति है, हमारी परंपराएं हैं, पर हम उनको बातों में तो करते हैं, पर रूट लेवल पे कहीं ना कहीं अपने बच्चों को नहीं पहुंचा पाते हैं। मैंने राजनीति चुनी है और मैं कोशिश करूंगी, मेरे साथ के जितने भी युवा हैं मैं उनको प्रोत्साहन करूंगी कि वो भी राजनीति में आए, लेकिन अच्छी नीयत से। तो इसी तरीके से मैं फतेहाबाद विधानसभा से चुनाव लड़ रही हूँ और आप सबका आशीर्वाद चाहती हूँ। तो ये थे फतेहाबाद विधानसभा की सपा प्रत्याशी रूपाली दीक्षित जी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि ये एजेंडा जो पार्टी सेट करती है, एजेंडा से कुछ नहीं होता है। धरातल पे योगी जी ने कुछ नहीं किया है, किसानों के लिए भी कुछ नहीं हुआ है। तो ऐसे ही तमाम बड़ी और छोटी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें लाइव इंडिया न्यूज़। धन्यवाद।